Hey guys, this is Nitesh Tiwari. So welcome back to our channel Study Warriors. और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में एक क्वेश्चन। और संविधान का जो परिचय है बहुत ब्रीफ रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा विस्तार रूप से। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद के बारे में। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं इसको हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आज हम उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, और उसमें दोनों में आपका ये काम आएगा। तो कोई सी क्लास का कोई बच्चा देख रहा है छोटी क्लास का, उसके लिए भी काम का है, और कोई अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बताऊंगा आज के कितने अमेंडमेंट हमने भारतीय संविधान में अब तक कर लिए हैं, तो इससे संबंधित भी हमारा थोड़ा सा प्रयास करेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो लगभग आपके 395 आपके अनुच्छेद हैं, जिनकी वर्तमान संख्या 470 है। कितनी है? 470 है। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो आपका आंसर रहेगा 395। लेकिन अगर वर्तमान में यदि आपसे कोई पूछ ले कि कितने अनुच्छेद हैं, तो आपके 470 अनुच्छेद हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव के लिए, मतलब हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनके बिना आपका जीवन चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान में इनका प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और अल्पसंख्यक के अधिकार, और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान में इनका वर्णन जो है 12 से लेकर 35 के जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत किया गया है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि आपका जो भारतीय संविधान है वो मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशित तत्व का भी बात करता है। तो राज्य के जो नीति निर्देशित तत्व है वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक है। मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशित तत्व का वर्णन किया गया है। इसी के साथ हम इसकी बात भी बहुत जरूरी हमें करना कि यार मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में हम अगर हम बात करें तो इनका वर्णन कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य आपका है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद आपका 51A में किया गया है। और आपको मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। जैसे मौलिक आपका अधिकार है वह हमने अमेरिका से लिया है, राज्य के नीति निर्देशित तत्व हमने आयरलैंड से लिया है, मौलिक कर्तव्य जो है हमने सोवियत संघ से लिया है। ये 3 क्वेश्चन भी अलग से बन सकते हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हो सकती हैं, इनकी जो संख्या है ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद आपका 80 में इसका वर्णन किया गया है। इसी के साथ वर्तमान में अगर राज्यसभा की सीटों की हम बात करते हैं तो 250 आपकी कितनी 250 आपकी राज्यसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से आपका 238 का चुनाव किया जाता है, जो कि हमारे जो सांसद हैं वही चुनाव करते हैं, विधायक लोग करते हैं। और जो बचे हुए 12 लोग हैं आपके, उनका राष्ट्रपति उनका चुनाव करता है राज्यसभा में, जो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। वे फिल्म स्टार हो सकते हैं, वे उद्योगपति हो सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में रहकर देश के लिए काम किया हो, अच्छा नाम कमाया हो, वो हो सकते हैं। 12 लोगों में राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है, मतलब चुनता है। इसी के साथ अनुच्छेद आपका 243 मतलब 243 जो आपका अनुच्छेद है वह पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है, कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, गांव और जिले स्तर की जो शासन है, जो इसको स्थानीय शासन कहते हैं, उसका वर्णन आपका 243 जो अनुच्छेद है 243 है उसमें किया गया है। ठीक है। अगला पड़ाव हमारा रहेगा कि भारतीय संविधान में जो एक बहुत जरूरी है कि 343 जो आपका 343 अनुच्छेद है उसमें भारत में जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का एक कहेंगे हम महत्व दिया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो 343 जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी को एज एक राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते हम, लेकिन राजभाषा जरूर कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा पूरे देश की होगी। लेकिन ये स्पेसिफिक कर दिया गया है कि कुछ क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, तो यहाँ हिमाचल है, तो इन क्षेत्रों में हिंदी एज अ राजभाषा हो सकता है। इसी के साथ धारा 370 की बात हम कर लेते हैं। जो धारा 370 है वह जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य के प्रावधान का वर्णन करता है।
कि जम्मू कश्मीर जो है वह विशेष राज्य रहेगा एक प्रकार से, उसको कुछ अलग से उसको मतलब अपना झंडा होगा, अपना अलग से राष्ट्रगान हो सकता है, उसके विधानसभा में जब तक कोई चीज पारित ना हो तब तक वह लागू ना हो। लेकिन मैं एक चीज आपको और चीज बता देता हूँ कि ये जो धारा 370 है, अब इसको हम कह सकते हैं कि ये अब भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपसे पूछा जा सकता है कि धारा 370 में क्या किस चीज का वर्णन है। तो अभी फिलहाल तो इसको बंद कर दिया गया है, मतलब जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको 370 के बारे में तो पता होना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर को लेकर है और विशेष उसको दर्जा देने को लेकर है। इसी के साथ आपका लास्ट जो प्रावधान हम बात करते हैं, लास्ट अनुच्छेद जो बहुत जरूरी मुझे लगता है वो 368 है। 368 वह अनुच्छेद है जिसमें इस चीज का वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट इंग्लिश में अगर मैं कहूं, जिसमें यह है कि नए कानूनों को लाना और पुराने कानूनों को हटाने की प्रक्रिया को हम संशोधन कह सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक बहुत जरूरी मुझे लगता है अनुच्छेद वह भी है, वह आपका है अनुच्छेद आपका, इसमें आपके 3 अनुच्छेद अगर मैं कहूंगा 352, 356 और 360। तो 352, 356 और 360 जो अनुच्छेद है यह आपातकाल का वर्णन करते हैं। किस चीज का वर्णन करते हैं? आपातकाल का। अब आपातकाल होता क्या है, इमरजेंसी क्या होता है? तो देखिए, इमरजेंसी एक ऐसी स्थिति है जहां पर गवर्नमेंट के हाथों में सारी पावर्स आ जाती हैं और आम नागरिक के जो मौलिक अधिकार है वे सब छीन लिए जाते हैं, मतलब आपको इस प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं होता है। और गवर्नमेंट ये कुछ स्थितियों में ऐसा करती है, जिसमें 352 में ये है कि जब आपके देश पर, मतलब हमारे देश पर जब कोई हमला करता है तो 352 को लागू कर दिया जाता है और इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। 356 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो सही से नहीं चलाई जा रही है या वहां पे सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, तब इसको लगाया जा सकता है। और 360 जो आपका अनुच्छेद है उसमें इस चीज का वर्णन किया गया है कि देश आर्थिक रूप से कंगाल हो रहा है, ये वित्तीय रूप से संकट में आ रहा है। ऐसा भारत में तो पहली बार, अगर मैं बात करूं तो पहली बार ऐसा कब होने वाला था, तो 1991 से पहले होने वाला था। 1991 से पहले हम एक प्रकार से हमारा जो व्यापार था वो आंतरिक व्यापार था, देश के अंदर ही व्यापार होता था, विदेशी पूंजी भंडार की बहुत कमी हो रही थी। तो ऐसा हो सकता था संभवतः कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लग जाए। लेकिन 1991 में हमने एलपीजी को अपनाया, मतलब आपका लिबरलाइजेशन, आपका प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपना करके हमने खुद को बचा लिया था। वरना हमारे देश में भी आपातकाल जो है एक प्रकार से वित्तीय वो लग सकता था, लेकिन हमारे देश में नहीं लगा है। इसके साथ ही अगर हम करंट की बात करें तो वर्तमान में हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां पे वित्तीय आपातकाल लगा है, जिसका मतलब वे आर्थिक रूप से कंगाल घोषित किया जा चुका है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं कि भारतीय संविधान में अभी तक कितने अमेंडमेंट किए गए, कितने संशोधन किए गए, जो हमारा लास्ट हमारा टॉपिक भी था, तो अभी तक भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 105 संशोधन किए गए हैं। कितने संशोधन किए गए हैं? 105 संशोधन किए गए हैं। तो ये भारतीय संविधान जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद हैं और आशा करता हूं कि चीजें आपको जो है इसके समझ में आई होगी। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।